दर्शकों नमस्कार। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में विक्रांत जाफरी जी, जिन्होंने रंगमंच हो या बड़ा पर्दा, अपनी काबिलियत के बल पर इन्होंने अपना अलग ही मुकाम बना रखा है। आज हम इनसे इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे इनके रंगमंच से लेकर फिल्मी सफर की दास्तान को। बातचीत का सिलसिला शुरू हो इसके पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि विक्रांत जी का ताल्लुक इलाहाबाद जो प्रयागराज में अब तब्दील हो गया है, जिला कौशाम्बी के एक चर्चित गांव महगांव से है। यानी कौशाम्बी के इस कलाकार ने अपनी प्रतिभा के बल पर हर जगह अपने गांव, शहर और प्रदेश के मान को बढ़ाया ही है। विक्रांत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें इसके पहले एक सवाल कि इस बात में कितना दम है कि जो व्यक्ति कामयाब नहीं होता है वो सवाल ज़रूर उठाने लगता है, और ऐसा ही कुछ हाल आजकल फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सुधीर जी, सवाल बहुत अच्छा किया आपने, और वो इसलिए उठाता है कि वो टकरा करके सब चीज़ें जान जाता है। जी जी जी। और टकराने के बाद एक ऐसी चीज़ निकलती है कि भाई हमने ये किया और उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद उनको अच्छा काम मिल गया। इत्तेफाक होता है, कभी कभी फिल्में अच्छी हिट हो जाती हैं, उसके बाद वो आदमी को मौका मिलता है। जी जी जी। ये है कहानी। विक्रांत जी, उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं और उनको उचित मंच नहीं मिल पाता, यूपी सरकार से उनको कितनी उम्मीद करनी चाहिए? उम्मीद तो बहुत करनी चाहिए और कर रहे हैं सब, लेकिन परेशानी ये आ रही है कि सरकार में कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का आदमी जब तक नहीं आएगा तो आर्टिस्टों की प्रॉब्लम को समझेगा नहीं। फिल्म इंडस्ट्री है क्या और कैसे होता है, क्या होता है, उस कोई भी IAS PCS को जानकारी नहीं है। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। जी जी। और नहीं है तो उनसे कुछ सवाल कर लीजिए, उनको मालूम हो जाएगा। मतलब आजकल IAS PCS की लॉबी इस पर हावी हो गई है। जी जी, वो काम वही कर रहे हैं। तो अब ये होता है कि भाई ये फिल्म फाइल लगेगी, और फाइल लगने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे पैसे भी दे रही है और अपने ये चाहती है कि यहाँ के लोग भी तरक्की करें। लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ के सारे लोग जो वाकई फिल्मी हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 50 साल, 30 साल, 40 साल पूरे उत्तर प्रदेश में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ना तो उनकी भोजपुरी तक न फिल्में वहाँ से जो सब्सिडी मिलती है ना हो पाता है। तो एक प्रॉब्लम तो है। अगर आपसे फिल्म बंधुओं की बातचीत की जाए, जी जी, इस बारे में क्या विचार है? ये फिल्म निर्माताओं के साथ ही स्थानीय कलाकारों पर कितनी कारगर है? पहली बात यह है कि सरकार को एक बाउंडेशन बनाना होगा कि उत्तर प्रदेश के लोग उसमें कम से कम आधे होने चाहिए। जी। क्यों? उत्तर प्रदेश की सरकार है, हर सरकार के लोग वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं वो। तो अगर हमारी सरकार जो भी यहाँ पे हो तो ये कहे कि भाई यहाँ के आर्टिस्टों को इतने % आपको लेना होगा, और उस आर्टिस्टों को बताया जाएगा भाई उनका सिलेक्शन भी यहाँ के लोग करें कि हाँ ये जन्मने इनको ले लीजिए। इतनी सी बात है। आपको क्या लगता है जो सरकार जिसने फिल्म इंडस्ट्री बनाने की एक घोषणा की है और उसमें यूपी के कलाकारों के साथ ही निर्माताओं को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है सुधीर जी कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। छोटे लोगों को नहीं, छोटे रोल के लिए नहीं कि आपने एक इंस्पेक्टर है तो उसमें 4 हवलदार हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग हवलदार बन जाएं और वो उसमें अपना भविष्य तलाशें, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। 1-2 फिल्मों में मुमकिन है, उसके बाद उसको काम तो मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए। जी, बड़ी जोर बात की आपने, उसको काम मिलना चाहिए। एक सवाल ये बड़े जहन में उभर के आ रहा है कि जो बड़े बड़े निर्माता यूपी में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए फिल्मों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जो उनकी टीम होती है वो पूरी मुंबई से चली जाती है। इसके चलते जो स्थानीय कलाकार होते हैं उनको वो हक नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ये भी सवाल बड़ा अच्छा देखिए आपका। परेशानी ये होती है कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने लखनऊ में पूरी शूटिंग की, बड़े एक्टर है नो डाउट, अक्षय कुमार ने की, और एक सबसे बड़ा साउथ का क्या नाम है रजनीकांत जी ने पूरी फिल्म की लखनऊ में की। इन लोगों ने किसी एक आदमी को भी नहीं लिया जिसका कैरियर बन जाए। उन लोगों को लेते हैं जो लोग वहां से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है उनका बुलाने में, तो वो हवलदार को ले लेते हैं, तो बेचारा सुबह शाम काम करता है, उसको सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं चंद वो भी सप्लायर के थ्रू, जो उत्तर प्रदेश में सप्लायर है। तो उनको 5000 मिलता तो उसको 2000 काफी दौड़ाने के बाद उसमें मिलता है। ये कड़वी सच्चाई है। नहीं है तो इसको और डीपली कोई इसको पता लगा लीजिए, ये बात गलत नहीं साबित होगी। अच्छा, मुंबई में आज भी उत्तर भारत के सैकड़ों ऐसे कलाकार हैं जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे जो मायूस होकर मुंबई से वापस लौट भी आए। वहीं यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की घोषणा जो हुई है उससे इनमें एक नई किरणों का संचार हुआ। आपको क्या लगता है
कलाकारों को यहाँ काम मिलने की उम्मीद है, या फिर वो जैसा अभी आपने कहा जो फिल्मों के घाव हैं वो इस पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेंगे? जी 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 जी, ये भी बात बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग वहाँ से वापस आए थे तो शायद ये उनको ये लग रहा है, हमसे भी पूछते हैं, विक्रांत जी ये बताइए कि जो फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, जी। कभी नोएडा कहते हैं, कभी लखनऊ कहते हैं, लेकिन शायद अब नोएडा में फिल्म फाइनल हो गया है। जी हाँ, नोएडा लेकिन बनने के बाद तो कुछ फायदा होगा ऐसा हमको भी यकीन है, लेकिन बनने में भी वक्त लग रहा है, जैसा काफ़ी टाइम हो गया सुनते हुए। अब बन जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला ये कह नहीं सकते, और अभी तक मिला नहीं, ये भी क्लियर है। अभी तो निर्माण नहीं है, अभी जन्म ले रही है। विक्रांत जी, आपने रंगमंच को करते हुए कई फिल्मों में भी अभिनय की छाप छोड़ी है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे, क्या थी, कैसी थी, किस गेट की फिल्में थी वो? फिल्में बड़ी भी की हमने, छोटी भी की, लेकिन ये इत्तेफाक से होता कि फिल्में हमारी हिट नहीं हुई बहुत। एक फिल्म हमने टाटा की थी, उसमें करेक्टर था अकरम पठान का। जी जी। तो फिल्म किसी वजह रुक गई, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, उनका नाम था शिशिर मिश्रा जी, आज भी हैं वो। और भी हमने कई फिल्में की, यारों का यार, टाडा और ब्यूटी पार्लर, काफ़ी फिल्में की, लेकिन जो फिल्में जब तक हिट नहीं होंगी तब तक आप भी हिट नहीं होंगे और पूरी टीम हिट नहीं होगी। सॉन्ग राइटर का एक गाना हिट हो जाता है, वो शब्बीर बन जाता है, एक गाना होता है बस। तो वहाँ पे ये किस्मत भी कह लीजिए, इसमें किस्मत का भी दौर है। हाँ, जैसे हमारे धर्म पाजी हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं कि दिलीप साहब से अच्छा एक्टर कोई नहीं, दिलीप साहब को देख करके मैं बम्बई आया हूँ। और वो पंजाबी में बात करते थे और हिंदी फिल्म में काम मांगते थे, और वो आदमी दिल का बहुत साफ और बहुत सच्चा इंसान है। आपने धर्मपाल जी की बात की है जी, तो उन्हीं से जुड़ा एक सवाल आपसे ले लेता हूँ कि धर्मपाल जी ने पंजाब के साथ बड़ा न्याय किया है, वहाँ के स्थानीय कलाकार या वहाँ के जो कलाकार उनको बहुत प्रोत्साहित किया है, उनके लिए बहुत कुछ वो कर भी रहे, वो कर भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ के मेगा स्टार अमिताभ जी हैं, उन्होंने यूपी के लिए कुछ किया या नहीं किया? आपको क्या लगता है? नहीं, मतलब ये तो मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, अमिताभ जी भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं कह पाऊँगा। धर्मपाल जी जैसा इस इंडस्ट्री में कभी कोई आदमी पैदा नहीं होगा, और धर्म जी ने हमारे सामने कहा कि मैं 3 बार 4 बार जन्म लूँ तो दिलीप साहब जैसा मैं एक्टर नहीं बन सकता। मैं उनको देख करके पंजाब से भाग के आया हूँ, वो तारीफ करने का। दूसरी बात, यकीन कीजिए सुधीर जी, मैं एक फिल्म कर रहा था वक्त का सिकंदर, डायरेक्टर एम एन यासीन थे, तो मेरे 3 सीन थे। तो मैंने धर्म जी से कहा, सर मैं आपको बहुत मैं फैन रहा हूँ, आज एक मौका मिला सर, मैं आपके साथ काम करने का, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। उन्होंने गले लगाया, और मेरा पहला सीन उन्होंने यही ले रहे थे कि गोली मारना था, तो धर्म जी जाके अमरीश पुरी को जेल जाके मारना था। धर्म जी ने रिवॉल्वर फेंक दी, बोला यासीन यहाँ ये इतना चंगा लड़का है, इतना अच्छा, इसका सीन बढ़ाओ पहले। अरे वाह, रात का 12 बजे। तो मेरे आंसू आ गए। धर्म जी ने 200 फिल्में की फोटो खींची होंगी हमारी, और वो रोल थोड़ा बढ़ाया गया, डायरेक्टर मुझे अलग लाके बहुत डांटा। तो धर्म जैसा आदमी पैदा नहीं होगा, बहुत गुड हार्टेड है, इसलिए इंडस्ट्री में वही खुशहाल है जो 98 साल की उम्र में भी दवा नहीं खाता। आज ये अपने फार्म हाउस में घूमता है, 2 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं। लोगों को तो एक बीवी घर में नहीं रह पाती है, और 2 बच्चे का खुशहाल है, तो उससे अच्छा लकी इंसान कोई नहीं है। मैं दिल से उनको सलूट करता हूँ, धर्मपाल जी को। एक जानकारी मुझे ऐसी मिली है जी, एक कलाकार जिसने 45 वर्षों तक मुंबई में स्ट्रगल किया और खूब संघर्ष किया, उसके बावजूद उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं सका जिसके वो हकदार थे, और वो उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ा। क्या कहानी थी उनके साथ, क्या क्या घटना घटी थी? जी, उनका नाम बर्मन है। बर्मन? बर्मन है, और वो बनास के रहने वाले हैं। अच्छा। और बड़े अच्छी फैमिली के थे, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने स्ट्रगल किया, फिल्मों में काम किया, छोटे मोटे जो काम करते रहे, लेकिन एक एज बढ़ जाती है तो वो काम भी मिलना कम होने लगता है। और ये कोरोना काल के बाद आदमी वहाँ का बहुत भूखा भरा है, आर्टिस्ट, क्योंकि यूनियन ऐसी नहीं कि किसी को खाना खिला सके। वहाँ की यूनियन बहुत बड़ा है, इप्टा फलाना ठिकाना, लेकिन किसी को वो सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं। और मैंने देखा है अमिताभ जैसे आदमी वहाँ मेंबर हैं, मेंबर मैं भी हूँ, लेकिन आप मर जाओगे तो आपके लिए वहाँ से कुछ भी नहीं होगा। कोरोना काल में आर्टिस्टों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को, लेकिन अमित जी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अमित जी एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं है, ये बात क्लियर है। उत्तर प्रदेश के लिए अगर अमित जी चाहते तो उत्तर प्रदेश के कलाकार भी बढ़ते, लोग भी बढ़ते। सिर्फ अमित जी ने एक को सपोर्ट किया है, वो शायद यहीं के एक राइटर थे, 2 भाई थे, क्या नाम था उनका, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। एज अ राइटर उन्होंने उनको सपोर्ट किया है,
बस, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी को सपोर्ट किया। मैं भी एक लेटर, हमारे बड़े भाई हैं स्वयं प्रकाश गोस्वामी, ये यहाँ के महामंत्री थे उत्तर प्रदेश क्या नाम है यूनिवर्सिटी के, मैं लेके गया उनके पास, कहीं जाओ मियाँ कोई और काम करो, और देखो ये फिल्म लाइन बहुत आसान नहीं है ये। तो बहरहाल अपना मुँह छोटा सा मुँह लिख चला है, लेकिन अमित जी को नहीं था, मैं भी हमको भी स्ट्रगल करके आना है, तो हम भी स्ट्रगल करते थे, काम ने खुद किया है, पैसे भी मिले हमको और बड़ी इज्जत भी मिली है, और मैं बहुत खुश हूँ। एक अभी जिक्र किया आपने, कोरोना भयावह काल था, उसके पहले और आज की इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखा आपने? काफ़ी नया चेंज हो गया। वो लोग जो जिस तरह से उससे पहले लोग काम लेने का तरीका था वो बदला हो गया। अब लड़कियां भी बहुत आ गई डिंग डोंग, और लड़के बहुत आ गए डिंग डोंग। अब वो सीनियर आर्टिस्टों की इज्जत नहीं रहेगी। पहली बात ये, आप बायोडाटा छोड़ जाइए, आपको कॉल जाएगी, इस तरह का सिस्टम हो गया, तो कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहता। अब एक ग्रुप बनता है, वो फिल्म बनाई जाती है, एक प्रोजेक्ट बनता है, फिल्म बनाई जाती है, तो जो लोग बहुत करीब होते हैं, आर्टिस्ट बहुत मायूस है वहाँ पे अब। और पुराने आर्टिस्टों की तो बड़ी बुरी दशा है, ये दशा इतनी बुरी है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब वो क्या करें भविष्य में। पूरी जिंदगी आपने कोई चीज़ की है, मान लीजिए आपने पत्रकारिता की है, आप उससे कहे कोई परचून की दुकान खुली, साहब आप अब ये काम आपको नहीं मिल रहा है ना। तो वैसे ही ये कोरोना काल के बाद भाई बहुत अजीब सा चेंज आया है। और सब तो ये भी सुनने में आता है जिसके खुद के प्रोडक्शन हाउस हैं वो फिल्में बनाए, चाहे लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, उनकी फिल्में रन कर रही हैं, बाकी और कोई फिल्म। वो तो चंद बड़े लोग हैं, तो आप तो जानते हैं, वो सारे वहाँ के इंडस्ट्री के पाए हैं, उनके घर में पैसा है, वो कुछ भी करें और लोग पैसा लगा भी देंगे। अगर मैं अगर मांगूंगे साहब मुझे 2 करोड़ दे दीजिए, मैं पूरी जिंदगी निकाल के आऊँ, 2 करोड़ मेरे नाम पे कोई नहीं लगाएगा, हम जानते हैं। वो कोई बड़ा मैटर नहीं। वैसे आप बड़े मददगार थे, ये आपने मदद भी बहुत लोगों की है, चाहे वो आपके चाहने वाले रहे हों या कोई और। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके रूम पार्टनर रहे शब्बीर भाई की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। आज वो एक अच्छी मुकाम पर है। जी, क्या हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? शब्बीर भाई हमारे छोटे भाई जैसे रहे हैं। उस लड़के ने बड़ा स्ट्रगल किया। वही लड़का एक ऐसा इंडस्ट्री में गुजरा है जिसने स्कूल नहीं देखा है। अरे वाह। स्कूल का बोर्ड नहीं देखा। जौनपुर में कराकत तहसील है, वहाँ के रहने वाले हैं ये, बहुत छोटे हाइट के, बहुत, लेकिन एक सपना लेके वहाँ गए थे, और इत्तेफाक से मेरी मुलाकात फिल्म टाटा में हुई, और उसके बाद वो हमारे रूम पार्टनर भी रहे। अच्छा। और बड़ा अच्छा दिन देखा हम लोगों ने साथ में। लेकिन वो उसमें एक टैलेंट था, टैलेंट तो था, टैलेंट दिखता था, तो मैंने उसको सपोर्ट भी किया जिस लायक था। मैंने तय किया, हमने कहा जाओ मुझसे मिल लेना, कि मैं कहूँगा कि मैं उनका खाला का लड़का हूँ। हमने कहा ठीक है, कहो तुम जाके। तो मैंने उनको भेजा था। रूमी जाफरी बहुत उस ज़माने में बहुत अच्छे राइटर थे, और बड़े राइटर उनमें से आते थे। जैसे उन्होंने फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन सलमान खान की, गार्ड तो सिगरेट हो, और 25 फिल्में लिखी उन्होंने। तो बच्चे वहाँ भी दोस्ती थी, तो वहाँ भी गए, तो काफ़ी लोगों से मुलाकात कराई। बहरहाल उस इंसान की किस्मत अच्छी थी, और टैलेंट तो भरपूर है। आज वो स्टूडियो बना के काम कर रहा है, आज भी सलमान और शाहरुख की फिल्में लिख रहा है। और लेकिन हैंड टू माउथ वो आदमी था, और यकीनन उसने उत्तर प्रदेश में तरक्की की है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो शब्बीर अहमद को नहीं जानता हो। आज मैं कहता हूं कि मैं उसके खाला का लड़का हूं। मैंने उससे कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा शब्बीर, तुम्हारा टाइम आएगा कि मैं कहूँगा कि मैं शब्बीर अहमद जो सॉन्ग राइटर है उसकी खाला का लड़का हूँ। यार यकीन नहीं करेंगे तुम, महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है हमको इसीलिए मैं सपोर्ट करने में अच्छा लगता है। जो मुझको मिलता है, अगर मेरे पास 200 रुपये है, अगर उसको 10 रुपये दे दूंगा टिकट का उसका, तो उसी में मैं खुश हो जाता हूँ। पता नहीं कब आ गया यार, थैंक यू यार, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी कुछ नहीं है मेरा उससे और कोई लेना देना नहीं है। आपका एक बहुत चर्चित नाटक था लाला की धर्मशाला, बड़ा खोज के निकाला। इसके बारे में दर्शक खोज निकालना पड़ा, बड़ा खोज के निकाला आपने। दर्शक ये मैं इस ड्रामे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने बॉम्बे में, सुधीर भाई कम से कम मैंने बॉम्बे में 50 बार किया होगा। क्या बात है। और ये ऐसा ड्रामा है कि सिर्फ तालियां बजती रहती हैं, और फिर अचानक क्लाइमेक्स में रोना पड़ता है लोगों को। ओह अच्छा। लाला की धर्मशाला, और बड़े बड़े एक्टरों ने वहाँ किया है बम्बई में, और फिर मैंने लखनऊ में भी किया। काफ़ी लोग आए, काफ़ी पॉपुलर रहा, सारे अखबारों ने फ्रंट पेज भी हमको दिया, जो वो आर्टिस्टों का पेज होता है। तो बहरहाल बहुत अच्छा है। मैं लोगों से कहता हूँ जो फिल्म में अगर काम ना मिल रहा हो उनको, तो वो इस दिशा में आगे बढ़े। और यहाँ भी पैसे मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरा काम करके एक्टर बनेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि सीखना है आपको बिना काम के। ये हाँ जी, ये बेसिक पाठशाला आपकी होगी, बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टेज 4 कर लीजिए आप, तो आपको मना नहीं कर पाएगा ये एक्टर नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। सुभाष घई इस वक्त 25 लाख 40 लाख लेते हैं ट्रेनिंग का।
हमारे पास पैसे नहीं है कि गरीब घर के 100% लोग होते हैं, कहाँ से दे पाएंगे भाई। विक्रांत जी, युवावस्था से ही आपका या बचपन से तो आपका रंगमंच से काफ़ी लगाव रहा है। इसके प्रति आपका शौक या लगाव जो हम कह सकें, आपको कितने नाटकों से जोड़ सका और कहाँ कहाँ प्रस्तुतियाँ दी आपने? मैंने ज़्यादातर बम्बई में दी है और मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बड़े ग्रुप में नहीं जा पाया। अच्छा। बड़े ग्रुप का ये होता तो मैं नादर जी उस ज़माने में करती थी, पृथ्वी बैठता था, लेकिन उसका भी एक रिश्ता होता है। बहरहाल मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, मैं उनको सलूट करता हूँ। बब्बर जी भी वहीं काम करते थे उनके साथ, तो कोशिश करता था कहीं बड़ा मिल जाए तो थोड़ा सा रास्ते अच्छे बन जाते हैं। जी, जी, जी। और सारे लोग जो बड़े बड़े एक्टर बने हैं वो इसी स्टेज से बने हैं। आप स्टेज आपको बहुत मजबूती देता है। मैं सभी आर्टिस्ट से कहूँ जो लोग आने वाले हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, एज ए बड़े ब्रदर या छोटा ब्रदर जो भी समझे वो स्टेज ज्वाइन कर लें। अपने शहर में जहाँ रह रहे हैं कुछ करना है तो मतलब बस, तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनकी अच्छा। ज़िंदगी में एक नया चेंज आएगा। जो आज के युवा हैं वो यदा कदा नाटक करके, एक बहुत अहम सवाल आपसे करना हूँ। जी जी। जो आजकल हमारा जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यदा कदा नाटक करके सीधे मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद जो वो घर लौटते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मैं डायरेक्टर था, ये था, वो था, फलाना था, जबकि हकीकत इसके पीछे इसकी कहानी कुछ और ही होती है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब टैलेंट हो तभी वो किस्मत आजमाने के लिए वहाँ जाएं, या कुछ और? जी। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं, कलाकार को मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ। कलाकार और पहलवान दोनों दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, इस बात का ख्याल रखिए। मेरा ऐसा कहना है, या हो ना हो मैं नहीं जाना, पहलवान और कलाकार बहुत अच्छे दिल का मालिक होता है। उसकी पैंट फटी हो सकती है और मोजा उसमें फटा होता है, आप देखिएगा स्ट्रगल करने वाले को, लेकिन उनकी बातें देखिएगा, बड़ा फर्क हो लगेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कॉमर्शियल लोगों से मिलने पहले शुरू करें, जो ड्रामा कॉमर्शियल करते हैं। जी। सरकार हमारी सपोर्ट करती है, उसमें 4 लाख 3 लाख रुपए मिलते हैं ड्रामे के, फाइल जो होती है उसके, उसमें दौड़ जाएं और वो करें और सारे कलाकारों को पैसा दें। मैंने यकीन कीजिए, आइए मैं सबको रसीद मैंने बनवाई ली है, सबको चाहे आप 4,000 दीजिए, सारे कलाकारों को उसका पेमेंट कीजिए, तब भी आपको 2 लाख बच जाएगा। जो लोग करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, संस्था के थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, वहाँ ड्रामा करते हैं, लेकिन आर्टिस्टों को वो पैसे नहीं देते हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसका असर आप पे भी पड़ेगा, ज़िंदगी में तरक्की में आपके और तक आएगा। इन लोगों को पैसे दीजिए ताकि अपने घर में जलील ना हो, घर में उनकी रुसवाई ना हो, मोहल्ले में रुसवाई ना हो, क्योंकि अजीब सा कपड़ा पहन के निकलते हैं, उनके जेब में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कलाकार कहता है अपने आप को मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। दर्शकों, ये थे विक्रांत जाफरी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से रूबरू कराया जिसके बारे में शायद लोग जानते भी नहीं होंगे। जाफरी साहब, समय अभाव के कारण हमको वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप आए और स्टूडियो में आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले मैं जनतपिश के पूरी टेक्निकल टीम, संपादक जी और इन लोगों ने इलाहाबाद जैसे शहर में एक अच्छा चैनल चला रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहा, मैं लखनऊ में भी देखता हूँ और अच्छा रिजल्ट हो रहा। मैं सभी से मैं दुआ करूँगा आने वाले वक्त में जनतपिश अच्छी तरक्की करे। मैं सभी टीम वालों को दिल से सलूट करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।